वेलकम गाइस। मेरे सब ठीक होंगे, खुश होंगे, बात भी होंगे। यूट्यूब चैनल को किसी सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट कर दे। मैं हूं कोमल, ये हाशिम। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप फॉलो करें। तो आज की वीडियो यार मोस्ट सजेस्टेड वीडियो है। ये है पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी इन हिंदी, जीडीपी, ग्रोथ रेट, डेप्थ, सीपैक, इन्फ्लेशन एक्सेट्रा। चार्जिंग पॉइंट हिंदी की वीडियो है, देख लेते हैं। और बड़े लोगों ने सजेशन दी थी। पाकिस्तान 22 करोड़ लोगों का एक इस्लामिक देश है। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। एरिया वाइज दुनिया का 33वां सबसे बड़ा देश है। 3 बार मिलिट्री द्वारा शासित किया गया देश है और एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। पाकिस्तान एक ऐसा देश जो 1950 से 60 के दशक में इकोनॉमी में इतना आगे था कि उस टाइम के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट पाकिस्तान को एशिया का फ्यूचर जायंट सोचते थे। पर साल 2021 आते आते पाकिस्तान की इकोनॉमी का हालात पूरी दुनिया को पता है। एशिया का जायंट तो छोड़िए, साल 2018 में वो 1971 में बने बांग्लादेश से पीछे हो गया। आजकल पाकिस्तान बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, जैसे कि ओवर पॉपुलेशन, टेररिज्म, पॉवर्टी, इलिटरेसी, करप्शन और कर्ज। तो आइए जानते हैं कि क्या ये प्रॉब्लम्स पहले के मुकाबले बड़ी हैं या फिर कम हुई हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में, उसके पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में, प्रेजेंट सिनेरियो के बारे में और उसके फ्यूचर के बारे में। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। और अब आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को वहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको एडवांस MS एक्सेल सीखना है तो मैं आपको 1475 रुपये का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। और अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको 4720 रुपये का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। दोनों कोर्सेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। 1947 में भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान बना। शुरुआत में पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ भारत से कहीं आगे थी। 1960 तक पाकिस्तान की एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट 6.8% थी। 1970 तक ये ग्रोथ रेट गिर के 4.7% पे आ गई थी। फिर 1990 तक पाकिस्तान की एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट गिर के 4.6% तक आ गई थी। पाकिस्तान की ग्रोथ रेट गिरने का सबसे बड़ा कारण बना मिलिट्री रूल। आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि जब पाकिस्तान बना था तब उसने सेमी लिबरलाइजेशन पॉलिसी अपनाई थी, जिसके चलते पाकिस्तान में बहुत सी प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्ट करने लगी थी। और शुरुआत में पाकिस्तान के रिलेशन US के साथ भी अच्छे थे, जिससे पाकिस्तान में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट भी होती थी। पर मिलिट्री रूल के चलते पाकिस्तान की इकोनॉमी को नेशनलाइज कर दिया गया। मिलिट्री ने सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लिया, प्राइवेटाइजेशन को खत्म कर दिया, जिससे पाकिस्तान की ग्रोथ रेट गिरने लगी। 2008 में पब्लिक प्रेशर के चलते पाकिस्तान में मिलिट्री रूल खत्म हुआ और पाकिस्तान में PPP पार्टी की सरकार बनी। PPP की सरकार बनने के बाद पाकिस्तान में तेजी से वायलेंस और करप्शन बढ़ने लगी, जिसके कारण ये सरकार भी 4 साल में ही गिर गई। फिर 2013 में नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। बहुत से लोग बोलते हैं कि इमरान खान को बहुत बुरे हालातों में पाकिस्तान मिला है, पर शायद उनको पता नहीं है कि 2013 में जब नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे तब पाकिस्तान एनर्जी शॉर्टेज, हाइपर इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, हाई डेट और लार्ज बजट डेफिसिट से गुजर रहा था। तो जैसे ही नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्हें IMF की तरफ से $6.3 बिलियन का फंड मिलता है। उन पैसों से नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की एनर्जी शॉर्टेज को कम किया, पब्लिक फाइनेंसेस को स्टेबलाइज किया, रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ाया और बैलेंस ऑफ पेमेंट को इम्प्रूव किया। यहाँ तक कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन को भी कम किया। ये सारी बातें IMF ने अपनी रिपोर्ट में कही है। पर एक बार फिर से पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है और नवाज शरीफ की सरकार गिर जाती है और इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनते हैं। आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि पाकिस्तान के अब तक के इतिहास में कोई भी प्राइम मिनिस्टर ने अपने 5 साल का पूरा कार्यकाल कंप्लीट नहीं किया। 2002 में पाकिस्तान की इकॉनमी $100 बिलियन की थी। 2011 में पाकिस्तान की इकॉनमी $200 बिलियन की बनी। 2017 में पाकिस्तान की इकॉनमी $300 बिलियन की हो गई थी। और अभी की बात करें तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था दुनिया की 42वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2021 में पाकिस्तान की नॉमिनल GDP $292 बिलियन है। हाँ, आपने सही सुना, पाकिस्तान की नॉमिनल GDP की साइज कम हुई है और उसका रीजन पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू का डॉलर के मुकाबले गिरना है। और पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू के गिरने का रीजन है कर्ज। पाकिस्तान की GDP PPP परचेजिंग पावर पैरिटी 2021 में $1.19 ट्रिलियन है। GDP पर कैपिटा की बात करें तो पाकिस्तान की पर कैपिटा पैंडेमिक के कारण 2020 में -2.7% कम हुई है। 2021 में पाकिस्तान की पर कैपिटा नॉमिनल टर्म्स में $1,543 है और PPP टर्म्स में $5,839 है। वैसे ये अनुमान लगाया गया है कि 2021 में पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम -0.2% और कम होगी। ये डाटा एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा दिया गया है। GDP ग्रोथ रेट की बात करें तो 2019 में पाकिस्तान की GDP ग्रोथ रेट 1.9% थी, जो 2020 में पैंडेमिक के कारण गिर के -0.4% पे आ गई है।
2021 की ग्रोथ रेट 1.4% प्रिडिक्ट की गई है। ओके। अच्छा, कुछ पाकिस्तानी यहाँ पे बोलेंगे कि नहीं आप झूठ बोल रहे हो, पाकिस्तान की ग्रोथ रेट इमरान खान ने 3.94% बताई है। तो देखो इस चीज को लेके पाकिस्तान में खुद बवाल हो रहा है। पाकिस्तान में कुछ पढ़े लिखे इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि जो फिगर इमरान खान की पार्टी ने बताया है वो गलत है, ये इमरान खान की पार्टी का इलेक्शन प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया है कि अप्रैल में जब पाकिस्तान की फेडरल कैबिनेट ने आईएमएफ को बजट स्ट्रेटेजी पेपर शेयर किया था, तब उसमें पाकिस्तान की सरकार ने 2021 की ग्रोथ रेट 2.9% एस्टिमेट की थी। पर कुछ हफ्तों के बाद ही पाकिस्तान की सरकार ने ग्रोथ रेट बढ़ा के 3.9% कर दी है, जबकि पाकिस्तान की स्टेट बैंक ने पाकिस्तान की 2021 की ग्रोथ रेट 2.8 से 3% के बीच में प्रिडिक्ट की है। आईएमएफ ने 2% प्रिडिक्ट की है और वर्ल्ड बैंक ने 1.5% प्रिडिक्ट की है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान की ग्रोथ रेट 2021 में 2% प्रिडिक्ट की है। जीडीपी बाय सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान की जीडीपी में 18.7% है, इंडस्ट्री सेक्टर का 19.7% है, सर्विस सेक्टर का 61.5% है। फॉरेन रिजर्व पाकिस्तान का जून 2021 तक $23 बिलियन है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट पाकिस्तान में 5% है। पॉवर्टी की बात करें तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक 2018 में 40% पीपल पाकिस्तान में पॉवर्टी लाइन से नीचे थे, पर पेंडेमिक के चलते 2020 में पाकिस्तान की पॉवर्टी रेट 5.4% इंक्रीज हुई है। 2020 में पाकिस्तान में 2 मिलियन लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे आ गए हैं। इसके अलावा 2018 के पाकिस्तान के नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे में ये पाया गया है कि पाकिस्तान में 50% फैमिलीज को 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता है। 40.2% चिल्ड्रन पाकिस्तान में क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन से अफेक्टेड है। वैसे ये सर्वे पाकिस्तान की सरकार ने खुद करवाया है। इन्फ्लेशन की बात करें तो 2018 में पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट 4.7% था, जो मई 2021 तक आते आते 11.9% हो गया है। ये डाटा पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा दिया गया है। पाकिस्तान के लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि साल भर में पेट्रोल और डीजल की प्राइस पाकिस्तान में बहुत बढ़ी है, केरोसिन की प्राइस बहुत बढ़ी है, जिससे कंज्यूमर गुड्स की भी प्राइस बढ़ी होगी। तो यहाँ पे पाकिस्तान की सरकार को इन्फ्लेशन को कम करने के लिए जल्दी कुछ करना होगा। ट्रेड की बात करें तो पाकिस्तान की ट्रेड कोरोना के चलते 2020 में कम हुई है। जहाँ 2019 में पाकिस्तान का एक्सपोर्ट $24 बिलियन था, वहीं 2020 में एक्सपोर्ट गिर के $22 बिलियन पे आ गया है। पैंडेमिक के चलते एक अच्छी बात यह हुई है कि पाकिस्तान का इम्पोर्ट बिल कम हुआ है। 2019 में इंपोर्ट पाकिस्तान का $51 बिलियन था, जो 2020 में गिर के $43 बिलियन पे आ गया, जिससे पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट भी कम हुआ है। पर देखा जाए तो पाकिस्तान का ओवरऑल ट्रेड बहुत कम है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान ने कोई भी मेजर ट्रेड डील वेस्टर्न और यूरोपियन देशों के साथ नहीं की है। अच्छा, कुछ पढ़े लिखे पाकिस्तानी मेरे से ये पूछते हैं कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक डाउनफॉल के पीछे क्या रीजन है। तो देखो, पाकिस्तान के इकोनॉमिक डाउनफॉल के पीछे मुझे 4 रीजन दिखाई दे रहे हैं। पहला रीजन है FATF ग्रे लिस्ट। पाकिस्तान और FATF का रिश्ता बहुत पुराना है। पाकिस्तान पहली बार 2008 में FATF की ग्रे लिस्ट में गया था, फिर 2012 में दोबारा पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में गया था, और तीसरी बार 2018 में पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में गया था, और अभी तक FATF की ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। FATF किसी भी देश को ग्रे लिस्ट में तब डालता है जब उस देश में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग बढ़ जाती है। FATF की ग्रे लिस्ट में रहने से पाकिस्तान को इकोनॉमिकली बहुत लॉस हुआ है। इस्लामाबाद के थिंक टैंक तबत लैब ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 2008 से 2019 तक पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में होने से $38 बिलियन का लॉस हुआ है। 2021 के फिगर जब सामने आएंगे तो ये लॉस $40 बिलियन को क्रॉस करता हुआ दिखेगा। दूसरा रीजन है रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसी। पाकिस्तान की अब तक की सबसे बड़ी अगर कोई रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसी है तो वो है CPEC की शुरुआत 2015 में हुई थी। ये डील पावर सेक्टर, रोड्स, हाईवे, रेलवे के लिए की गई थी, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट मिल सके। पर इन 5-6 सालों में CPEC ने पाकिस्तान को दिया क्या है? क्या पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ठीक हो गई है? ग्रोथ रेट बढ़ गई है? इन्फ्लेशन कम हो गई है? क्या पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स बढ़ गए हैं? क्या अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई है? पॉवर्टी की तरफ तो मैं जा ही नहीं रहा हूँ। आखिर मिला क्या CPEC से पाकिस्तान को, जरा बताओ। अब यहाँ पे कुछ पाकिस्तानी बोलेंगे कि जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तब देखना। तो शायद आपको ये बात पता नहीं होगी कि CPEC की कंप्लीट करने की डेट 2030 रखी गई है। तो क्या 2030 तक इंतजार करोगे? मतलब देश की बैंड अभी बजी हुई है और आप टारगेट 15 साल का रख रहे हैं कि 15 साल बाद सब ठीक हो जाएगा। इसीलिए मैं इसको रॉन्ग इकोनॉमिक डिसीजन बोल रहा हूँ। इसके अलावा अब तो पाकिस्तान की सरकार ने यह भी मान लिया है कि चाइना ने CPEC में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ पाकिस्तान को कर्ज भी दिया है, जिससे पाकिस्तान को कभी ना कभी तो चुकाना ही होगा। और यहाँ मैं 100% श्योर हूँ कि पाकिस्तान ऐसा नहीं कर पाएगा और वो चाइना से और टाइम मांगेगा, और इसके बदले में चाइना पाकिस्तान का ग्वादा पोर्ट लीज पे ले लेगा। 1 मिनट, शायद ये हो चुका है। म्यूजिक पाकिस्तान के इकोनॉमिक डाउनफॉल का तीसरा रीजन है डेट। इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने के बाद पाकिस्तान का FSC के एग्जाम तो हो गए,
अब एमडी-कैट की तैयारी इतने कम वक्त में कैसे करेंगे? ऑनलाइन एमडी-कैट और ऊपर से लॉजिकल रीजनिंग। कम नहीं हुआ है बल्कि और बढ़ गया है। टोटल पब्लिक डेट पाकिस्तान का 2018 में इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने से पहले 29,879 बिलियन पाकिस्तानी रुपी था, जो 2021 में बढ़ के 45,470 बिलियन पाकिस्तानी रुपी हो गया। इस तरह पाकिस्तान का टोटल एक्सटर्नल डेट भी बढ़ा है। 2018 में पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट 95 बिलियन डॉलर था, जो 2021 में बढ़ के 116 बिलियन डॉलर हो गया। पाकिस्तान का डेट हर क्वार्टर बढ़ता जा रहा है। कुछ पाकिस्तानी अब यहाँ पे बोलेंगे कि इमरान खान सही काम कर रहा है, तो जरा ये बताओ ये कौन सा लॉजिक है कि कर्ज को कम करने के लिए और कर्ज लिया जाता है? वैसे ये सारा डाटा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के द्वारा दिया गया है, आप खुद से चेक कर सकते हैं। चौथा रीजन है इकोनॉमिक डाउनफॉल का सपोर्ट टेररिज्म। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के डाउन होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि पाकिस्तान की सरकार टेररिज्म को सपोर्ट करती है और इसी के चलते पाकिस्तान में कोई इन्वेस्ट नहीं करता है। प्रूफ दे रहा हूँ। अब आप इस फिगर में पाकिस्तान की गवर्नमेंट का टोटल रेवेन्यू देखिए, 2005 से 2020 तक हर साल बढ़ा है। टोटल टैक्स रेवेन्यू देखिए, 2005 से 2020 तक वो भी बढ़ा है, मतलब लोगों ने टैक्स भी ज्यादा दिया है। अब आप ये फिगर देखिए, इसमें पाकिस्तान का टोटल डेट 2009 से 2021 तक हर साल बढ़ा है। अब एक चीज मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि जब लोग ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, गवर्नमेंट की रेवेन्यू भी हर साल बढ़ रही है, उसके बावजूद पाकिस्तान की सरकार ने ज्यादा कर्ज क्यों लिया? देश की डेवलपमेंट तो टैक्स के कलेक्शन से ही होती है, जो कि पाकिस्तान में हर साल बढ़ी है। चलो एक बार मैं मान लेता हूँ कि जो कर्ज पाकिस्तान ने लिया वो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए लिया होगा, पर ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा है। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन अभी बहुत ज्यादा है, एक्सपोर्ट्स बड़े नहीं है, फॉरेन रिजर्व भी सिर्फ 23 बिलियन डॉलर है और पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट 116 बिलियन डॉलर हो गया। 116 बिलियन डॉलर बहुत पैसा होता है। वो पैसा कहाँ गया? ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ प्रीवियस गवर्नमेंट का डाटा है, ये 14 साल का डाटा है, मतलब पाकिस्तान की पास 3 गवर्नमेंट का डाटा है। और ये मैं अपने से फिगर्स नहीं बता रहा हूँ, पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डेटा है। अगर पाकिस्तान में ऐसे ही हालात बने रहे तो फ्यूचर में पाकिस्तान को मोस्ट डेंजरस कंट्री बोला जाएगा। वैसे अभी भी बोला ही जाता है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। फ्यूचर की बात करें तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की हालात पहले ही खराब थे कि कोरोना वायरस ने आके और बैंड बजा दी, जिससे एक बात तो साफ समझ में आ रही है कि फ्यूचर में पाकिस्तान की बहुत ही अच्छे से लगने वाली है और ये दिख भी रहा है। इमरान खान की सरकार अब धीरे धीरे पाकिस्तान के एसेट्स जैसे कि एयरपोर्ट्स, मोटरवेज को लीज पे दे रही है। ये मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, ये पाकिस्तान डेली की रिपोर्ट है। पाकिस्तान की इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कर्ज। ज्यादा कर्ज लेने से पाकिस्तान की इकोनॉमी की बैंड बच चुकी है। IMF पाकिस्तान को बता रहा है कि उसको इकोनॉमी कैसे चलानी है। पाकिस्तान के बराबरी वाले देश आज उससे कहीं ज्यादा आगे निकल चुके हैं। फ्यूचर की बात करें तो पाकिस्तान का कर्ज और बढ़ेगा, जिसको चुकाने के लिए पाकिस्तान हमेशा की तरह और कर्ज लेगा, क्योंकि चाहे पाकिस्तान की पुरानी सरकार हो या नहीं, किसी ने भी पाकिस्तान के कर्ज को कम नहीं किया है, उल्टा बढ़ाया है। इमरान खान आए दिन ये बोलते रहते कि अभी देश में बुरे हालात चल रहे हैं, सब साथ दे, पर पाकिस्तान के बुरे दिन तो अभी आने वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि IMF का कहना है कि 2023 तक पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट सिर्फ इंटरेस्ट रेट के चलते 130 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा अगर पाकिस्तान की सरकार ने और कर्ज लिया तो फिगर कहां जाएगा ये तो IMF को भी नहीं पता। अगर पाकिस्तान को अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारना है और कर्ज से बाहर आना है तो पाकिस्तान की सरकार को अपना ट्रेड बढ़ाना होगा, बहुत सारे मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने होंगे, मेक इन पाकिस्तान को प्रमोट करना होगा, एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज अनाउंस करना होगा और अपने फॉरेन रिलेशंस को ठीक करना होगा। फॉरेन रिलेशन को ठीक करने की बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर पाकिस्तान का फॉरेन रिलेशन ठीक होता है तो इससे पाकिस्तान का ट्रेड भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान की सरकार को महंगाई को कंट्रोल करना होगा। पाकिस्तान की सरकार को ये कोशिश करनी होगी कि पाकिस्तान की ग्रोथ रेट इन्फ्लेशन से ज्यादा हो। ये नहीं कि पाकिस्तान की ग्रोथ रेट 3 से 5% के बीच में हो और इन्फ्लेशन 8 से 10% के बीच में हो, इससे पाकिस्तान में गरीबी ही बढ़ेगी। तो अब फ्यूचर में देखना यह है कि पाकिस्तान की सरकार इकोनॉमी को संभालने के लिए आगे क्या स्टेप्स लेती है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। हिंदी की इंडिया के ऊपर भी है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अगर वो कोई चाहता है तो वो नीचे कमेंट करे, हम उस पर भी रिएक्शन करेंगे। ये थी पाकिस्तान की, क्योंकि हमें पाकिस्तान में बड़े लोग सजेशन दे रहे थे, नीचे कमेंट्स कर रहे थे कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इकॉनमी चार्जिंग पॉइंट हिंदी की करें, तो इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और सबसे मेन रीज़न जो मुझे लगता है कि इकॉनमी के डाउनफॉल किया वो करप्शन है। करप्शन, उसके बाद कर्ज, उसके बाद फॉरेन रिलेशन स्ट्रॉन्ग ना होना, और ये जो अंदर से जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ रही है, जो ये जो तरीके बैक टाइप पार्टियां हैं जो आके मुल्क में जो है ये फसाद फैला रही हैं, जिससे इमेज खराब हो रही है। लोग नहीं आ रहे बाहर से जो है फंडिंग कह रहा हूँ, बाहर से इन्वेस्टमेंट करने के लिए
फ्रांस एक बहुत अच्छा स्ट्रेटेजिक पार्टनर था जिसके साथ ख़राब कर ली पाकिस्तान ने, जस्ट वो तरीके बैक ने जो फसाद डाला उधर और जो वो सारा कुछ किया। एक बहुत अच्छे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं जैसे यूएस है, फ्रांस है, जर्मनी है और तुर्की तो चलो कह देंगे वो थोड़ी कम इकॉनमी उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, जैसे सऊदीया है हमारा और दूसरी कंट्रीज़ हैं, स्पेन है जिनके साथ हमारी जो है हम इंपोर्ट करते हैं जिनको, तो इनके साथ अच्छी डीलिंग करनी होगी, इनके साथ अच्छे जो है ताल्लुकात बनाने होंगे, अच्छे प्रोजेक्ट स्टार्ट करने होंगे जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी को फ़ायदा हो। और जो इनकी बात बीच में थी ना कि टैक्स बढ़ा है, रेवेन्यू बढ़ा है, तो ये इन्फ्लेशन कभी कम हुई, कर्जा यार बहुत ज़्यादा है, कर्जा बहुत ज़्यादा है, जितना मर्जी रेवेन्यू बढ़ जाए कर्जा उतारते उतारते ही बैंड बच जाती है कि इतना ज़्यादा कर्जा लिया हुआ। लेकिन ये मैं बात कहूँगा कि जितनी बुरी हालत नवाज शरीफ को मिली थी ना, उससे मुझे लगता है कम हालत इमरान खान को मिली होगी। नवाज शरीफ के टाइम पे पीपीपी ने जितना लूटा है, जितना गंदा किया मुल्क, मैं कहता हूँ उसके बाद इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकी। इतना गंदा टेररिज्म फैला है, पावर जो इधर की इलेक्ट्रिसिटी है वो कम हुई है, वो तो बहुत ज़्यादा घंटे बाद लाइट जारी होती थी। यूपीएस का हमने नाम नहीं सुना था, यूपीएस का नाम नहीं सुना था, पीपीपी के दौर में यूपीएस का नाम आया, ठीक है। और हर चीज़ कर्जा ज़्यादा लिया है, टेररिज्म बढ़ा है, पावर की महंगाई की प्रॉब्लम, हर चीज़ बढ़ाई है उस बंदे ने। और मतलब कि किया कुछ नहीं है, बस बर्बाद करके गया पीपीपी। सबसे गंदा बेनजीर की जब डेथ हुई थी उसके बाद पीपीपी आया था। बेनजीर के टाइम पे फिर भी बहुत अच्छा था, बेनजीर के टाइम पे अच्छा अच्छी लीडर थी बेनजीर। जुल्फिकार अली भुट्टो की जो बेटी थी, जुल्फिकार अली भुट्टो के टाइम पे भी सही था। लेकिन यार बस ये जो है ना काम खराब है। बाकी पाकिस्तान को अब करना चाहिए और सबसे बड़ी चीज़ जो है ना वो है FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आना। सबसे पहले जब तक FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो नुकसान कर ही जा रहा है, लोग आ नहीं रहे। क्योंकि ग्रे लिस्ट वाली कंट्री को कौन इन्वेस्ट करता है? एक कंट्री ग्रे लिस्ट में है, उस पर कौन इन्वेस्टमेंट करता है? ये भी है। तो बस ये है, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें, मिलते हैं।